Hello students, in this video of microeconomics we will discuss law of constant returns and law of diminishing returns. Meaning and definition of law of constant returns. Law of increasing returns के बाद क्या आता है? Law of constant returns. The law of constant returns represent the transition between law of increasing return and law of diminishing return. Law of increasing return और diminishing return के लॉ के बीच में है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. प्रोफेसर स्टिगलर ने क्या कहा है? व्हेन ऑल द प्रोडक्टिव सर्विसेज आर इंक्रीज इन अ गिवन प्रपोर्शन. जब सभी प्रोडक्टिव सर्विसेज को आप इंक्रीज कर देते हो एक गिवन प्रपोर्शन पर, द प्रोडक्ट इज इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन. तो जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है सेम प्रपोर्शन में. Since the output increases exactly in the same proportion in which the productive factors are increased. आउटपुट भी क्या होता है? सेम प्रपोर्शन में बढ़ता है जैसे आपने सारे प्रोडक्टिव फैक्टर्स को इंक्रीज किया गया है. द कॉस्ट डू नॉट चेंज बट ऑन द कॉन्ट्ररी रिमेन कॉन्स्टेंट. कॉस्ट चेंज नहीं होती लेकिन सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है कॉस्ट. दिस इज बाय द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट. इसलिए जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट. द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट ऑल द प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर टू बी इंक्रीज्ड इन अ गिवन प्रपोर्शन. सारे प्रोडक्टिव फैक्टर्स को हमें एक गिवन प्रपोर्शन में इंक्रीज करना पड़ता है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कीपिंग वन फैक्टर कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग द अदर फैक्टर्स इन अ गिवन प्रपोर्शन. एक फैक्टर को कांस्टेंट करके दूसरे फैक्टर्स को गिवन प्रपोर्शन में करने की जरूरत, इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है. इन अदर वर्ड्स, इफ द प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर इंक्रीज इन अ गिवन प्रपोर्शन देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स द आउटपुट विल इंक्रीज इन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन. ठीक है, अगर प्रोडक्टिव फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं गिवन प्रपोर्शन में तो लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो भी आपका सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एंड डायग्राम. सपोज 4 मशीन्स है और 400 वर्कर्स है मैन्युफैक्चर करने के लिए 1000 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ₹5. अगर प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है सेम प्रपोर्शन में तो 1000 एडिशनल यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉइंग 4 मशीन्स एंड 400 वर्कर्स अगेन. दिस रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट. मतलब अगर आपको 1000 से और इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को तो आपको 400 वर्कर लगेंगे और 4 मशीन वापस से और लगेगी. मतलब सेम प्रपोर्शन में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, सेम प्रपोर्शन में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा इनपुट को, तो आपका सेम प्रपोर्शन में आउटपुट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो डायग्राम देख सकते हो, AC इज इक्वल्स टू MC, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स इज इम्पॉर्टेंट in the sense that its operation is in an enterprise represents an idea or optimum combination of various factors of production. जो ये लॉ है कांस्टेंट रिटर्न्स का वो इम्पॉर्टेंट है किस सेंस में कि इसके ऑपरेशन से एक एंटरप्राइज में एक आइडियल और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन सेटअप हो जाता है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. So long as the law of increasing returns operates, the factors of production do not reflect an optimum combination. मतलब जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट करता है तब एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता है. इट इज़ ओनली व्हेन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट रिटर्न्स द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न स्टॉप होता है और कांस्टेंट रिटर्न स्टार्ट होता है उसी टाइम पर आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है. The operation of constant returns alarms the entrepreneur that if he proceeds further in the direction of expansion of the enterprise, he is likely to enter the danger zone of diminishing returns or increasing costs. Okay, ये जो operation of constant returns है वो अलार्म करता है एंटरप्रेन्योर का कि that if he proceeds further in the direction of expansion of the enterprise, he is likely to enter the danger zone of diminishing returns or increasing cost. मतलब constant return के बाद अगर बिजनेस को और एक्सपैंड किया गया तो वो कौन से जोन में आ जाएगा? डिमिनिशिंग रिटर्न या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट में आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स.
ठीक है, हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, अब पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. A cultivator of Scotland first of all experienced the application of law of diminishing returns, that an increase in labor and capital in the cultivation of a piece of land, after a certain time the yield increased less than the proportionate increase in the units of labor and capital. This tendency later was pronounced as law of diminishing returns. अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स में जब हम इनपुट फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और लेबर लगाते हैं और कैपिटल लगाते हैं, फिर भी जो प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन होता है वो कम होता है. मतलब जितना हम इनपुट लगा रहे हैं, जितना हम लेबर और कैपिटल लगा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हमें आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है. मतलब जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उससे कम हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है. उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. This concept was further developed by Professor Adam Smith, Ricardo, Malthus, and other classical economists including Martian. They associated this law with agriculture. उन्होंने क्या करा इस लॉ को, किससे एसोसिएट करा? एग्रीकल्चर से. Therefore, modern economics extended its operation to other economic activities including manufacturing sector also. एग्रीकल्चर के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किधर लगा के देखा गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी. According to this law, if we keep quantity of one or more factors of production constant, अगर हम एक से ज़्यादा factors of production को constant रखते हैं और gradually increase करते हैं quantities of other variable factors, दूसरे variable factors की quantity increase करते हैं, then after a point, एक point के बाद the corresponding return to every additional यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो करस्पॉन्डिंग रिटर्न मिलना चाहिए हर एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर का, वो क्या होने लग जाता है? डिमिनिश होने लग जाता है, कम होने लग जाता है. इन अदर वर्ड्स, द एडिशनल क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स विल आफ्टर अ पॉइंट यील्ड डिक्रीजिंग रिटर्न्स. मतलब इसका अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? द एडिशनल क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब हम एडिशनल क्वांटिटीज लगाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स का, एक पॉइंट के बाद इनके रिटर्न क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाते हैं. क्या होने लग जाते हैं? डिक्रीज होने लग जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर है डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. An increase in capital labor applied in the cultivation of land causes in general less than proportionate increase in the amount raised, unless it happen to coincide with an improvement in the art of agriculture. As the proportion of one factor in a combination of factors increase, after a point the marginal average product of the factor will diminish. After a certain point, increase in the labor and capital applied in production causes a less than proportional increase in the amount of produce. इसे क्या बोलेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू हम लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. We can explain this law by taking an example. Suppose there is a farm of 1 acre. 1 एकड़ की फार्म है on which we can increase the doses of labor, जहाँ पर हम लेबर को बढ़ा सकते हैं हायर आउटपुट के लिए. ठीक है, the total marginal output that we receive are given by the following. जो टोटल और मार्जिनल आउटपुट है ये हमें नीचे दे रखा है. टोटल आउटपुट दे रखा है, मार्जिनल आउटपुट दे रखा है, नंबर ऑफ लेबर्स. The above table explains that the marginal output does not decrease when the second labor is employed. देखो सेकेंड लेबर अप्लाई करने पर मार्जिनल आउटपुट कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ठीक है, मार्जिनल आउटपुट बढ़ रहा है. लेकिन जब हम थर्ड लेबर को अप्लाई करते तो टोटल आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. मतलब पहले 150 था, 120 हो गया. टोटल आउटपुट बढ़ तो रहा है थर्ड पर, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, है ना. और मार्जिनल आउटपुट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, द मार्जिनल आउटपुट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टिल इट रीचेज द जीरो. अब मार्जिनल आउटपुट क्या है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है और क्या हो गया है? जीरो हो गया है. इट शुड बी नोटेड दैट द टोटल यील्ड डज नॉट सर्टेनली इंक्रीज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एवरी फ्रेश डोज. मतलब हम एडिशन, जितना भी लेबर का एडिशन करें, हर एडिशन के साथ इंक्रीज नहीं करेगा यील्ड. सिंस द रिटर्न ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ईच फ्रेश डोज इज प्रोग्रेसिवली डिमिनिशिंग. इसलिए हम एडिशनल जितना भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं उससे धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो कम होते जा रहा है.
द टोटल रिटर्न इंक्रीजेज लेस देन द प्रोपोर्शनेटली, मतलब जो टोटल इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में वो प्रपोर्शन में क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसको आपने देख रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है एक डायग्राम के थ्रू। द लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली ऑल्सो। In the diagram given below, doses of labor have been measured along OX। देखो जो लेबर का डोज है वो OX पर है और आउटपुट कितना OY पर। The quantity of output on the increase of doses, जो quantity of output है, जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं, the quantities of output on the increase of doses is also given below, above table quantities। DR क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब देखो जो आपका स्लोप है वो क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है, रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो पहला क्या है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला जो लॉ है ये ऑपरेशन में क्यों आता है, उसके रीजंस। पहला क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। जब प्रोडक्शन ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है उसके बाद जब भी हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद वो डिमिनिश ही होता है, ठीक है। द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इज रीच व्हेन द अवेलेबल फैक्टर रिसोर्सेज आर बीइंग पुट टू देयर बेस्ट पॉसिबल यूज। In other words, the combination of the fixed factors and the variable factors must be in the best proportion. If this combination is disturbed, every additional dose of variable factor will bring in less than proportionate return। मतलब वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पर पहुंच गया है, इस कॉम्बिनेशन को अगर हमने डिस्टर्ब करा तो उसके बाद हम एडिशनल कितना भी वेरिएबल फैक्टर लगा दें, लेबर लगा दें, तो भी प्रोपोर्शनेट रिटर्न क्या होता है, कम ही होता है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स आर लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैपमैन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा लिमिटेड है। दे कैन नॉट बी इंक्रीज एज एंड व्हेन नीडेड। उनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते जब नीडेड हो। देयरफॉर द लॉ ऑपरेट्स, इसलिए लॉ ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्या, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अमंग फैक्टर्स। Mr. John Robinson holds that up to a certain stage, factors of production can be substituted for each other. Then capital, for example, more labor than capital, or more capital than labor, and more than capital than land. But after a limit, it is not possible to substitute these factors. मतलब हम substitute मतलब एक फैक्टर की जगह दूसरे फैक्टर को कुछ ही लिमिट तक यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनडिविजिबल, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल फैक्टर्स विद वेरिएबल फैक्टर मे बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। इनडिविजिबल फैक्टर्स को हम वेरिएबल फैक्टर्स के साथ लगाते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, बिकॉज द बेस्ट यूज इज पॉसिबल ऑफ द इनडिविजिबल फैक्टर्स एज सच। आफ्टर दिस लिमिट, इस लिमिट के बाद अगर हमने फुल यूज कर लिया है, द फुल यूज ऑफ यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स इज नॉट पॉसिबल। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू इंक्रीज एंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट्स फंक्शनिंग, ओके। तो ये 4 पॉइंट्स थे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ ऑपरेशन। अब रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द लॉ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पहला क्या है, सॉइल गेट्स एग्जॉस्टेड आफ्टर इट्स कंटिन्यूस यूज इन प्रोडक्शन। सॉइल क्या हो जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है जब उसका कंटिन्यूस यूज किया जाता है प्रोडक्शन में। लैंड्स जो होते हैं वो फर्टिलिटी में वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। सम आर मोर फर्टाइल वेल द अदर्स आर लेस फर्टाइल। कुछ तो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, कुछ कम फर्टाइल होते हैं। When cultivation extend to inferior lands, returns are bound to diminish। अगर inferior land पे चले गए, कम अच्छे क्वालिटी के लैंड पे चले गए, तो रिटर्न क्या हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे। लैंड इज द गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज लिमिटेड इन क्वांटिटी, जो लिमिटेड है क्वांटिटी में। द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ लैंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। द एडवांटेजेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इंजॉयड बाय इंडस्ट्रीज आर एब्सेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम डिविजन ऑफ लेबर का यूज नहीं कर सकते।
और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करता है, रेनफॉल, क्लाइमेट, हीट पर, विच आर ऑलवेज नॉट फेवरेबल, जो हमेशा फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑपरेट करता है. I hope that through this video you have understood the law of constant returns and the law of diminishing returns. Thank you.